जी हाँ दोस्तों, 7 अगस्त की बीती रात आखिर वो कौन सी रणनीति इंडिया गठबंधन के कामयाब हुई जिसने मोदी शाह के ऑपरेशन डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बिल को औंधे मुंह गिरा दिया। तो आखिर मोदी और शाह के लिए क्या आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे होंगे? आखिर ऑपरेशन परिसीमन या ऑपरेशन डिलिमिटेशन को लेकर के मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां क्यों पैर खींचने को अंदर खाने मजबूर हो रही हैं? क्या वाकई देश के राजनीतिक माहौल जिसमें जिंजी युवा अभिजीत दीपिके की टीम इंडिया गठबंधन के साथ कदमताल कर रही है, उसने भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों को भी हिला दिया है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आपने देखा अप्रैल महीने से लेकर के अब तक किस तौर पर दरबारी मीडिया, देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात के गुणा गणित हर दिन दिखाता आ रहा था कि अब तो मोदी सरकार, जिसके पास में 294 सांसद थे, अब उस सरकार के पास में 360 सांसदों के 2/3 संसद में उस जादुई आंकड़े के नजदीक पहुंच गई है और हासिल भी कर ली है। कई सारे तो यहां तक चला रहे थे कि साहब 360 की लोकसभा में जरूरत है और मोदी सरकार के पास में 365 सांसदों का सहयोग होगा। यानी कि जितनी मुंह उतनी बात, चरण वंदना और चरण चुंबक के पराकाष्ठा पर पहुंचने की एक होड़ सी लगी हुई थी। मगर दोस्तों, 7 अगस्त खत्म होते होते फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि दोस्तों संसद के मॉनसून सत्र में महज 4 दिनों का वक्त बचा है। मोदी सरकार ने इस बीच में बड़ी जोड़तोड़ की बीते 4 दिनों में, लेकिन हर स्तर पर उसकी उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आईं। लेकिन 7 अगस्त को जो उम्मीद टूटी, उसने मोदी सरकार को अपने ऑपरेशन परिसीमन, ऑपरेशन डिलिमिटेशन को ठंडे बस्ते में नहीं बल्कि दिमाग से भी निकाल देने के लिए एक तरीके से संकेत दे दिया। अब दोस्तों, इस बीच में 2 पार्टियों ने खुल करके यह ऐलान कर दिया कि हम मोदी शाह के इस ऑपरेशन परिसीमन, ऑपरेशन डिलिमिटेशन के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि 22 सांसदों वाली पार्टी, जिसके लिए शाह ने पूरे जाल बिछाए थे, उस 22 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी ने ऐलान कर दिया। डीएमके ने केंद्र की एनडीए सरकार की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कह दिया कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर परिसीमन बिल का सपोर्ट नहीं कर सकती है। हालांकि दोस्तों, तमिलनाडु में जो हालात बदले थे राजनीतिक तौर पर, कांग्रेस के गठबंधन बदलने के बाद यह चर्चा थी कि डीएमके नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी परिसीमन बिल का समर्थन करेगी। उदयनिधि स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया कि दोस्तों, हम तो शुरू से ही दक्षिण भारत के हित की राजनीति करते हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ में गाजे बाजे के साथ में सड़कों पर उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मगर दोस्तों, हालात तो देखिए, राजनीतिक स्थिति किस तौर पर देश के सेल्फ क्लेम्ड बुद्धिजीवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष की तरफ लपलपाई हुई जबान से किसी फायदे के लिए देखते हैं, वो किस तौर पर सरकार के इस नैरेटिव को दरबारी मीडिया के जरिए फैलाते थे। रोजाना शाम 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक सिर्फ एक ही गुणगान। मगर अब इस बीच में दोस्तों, डीएमके पहले भी संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर चुकी है, पिछली बार भी। तब डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने विरोध के तौर पर परिसीमन बिल की कॉपी जलाई थी। डीएमके की लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। इस बिल को पास करने के लिए 362 वोटों की जरूरत होगी, जिसमें मौजूदा वक्त के आंकड़े के हिसाब से लोकसभा में 360 चाहिए, राज्यसभा में 164 सांसद चाहिए। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में एनडीए के पास में कितने हैं? एनडीए के पास में बचे हैं महज 316। लेकिन दोस्तों, 316 में से भी उन 17 सांसदों की सांसदी पर तलवार लटकी है, यानी कि बचेंगे सिर्फ 299। दोस्तों, पहले ही राहुल ने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि परिसीमन बिल फिर से धराशायी होना तय था। दोस्तों, आपने बाहुबली फिल्म में वो कटप्पा नाम सुना होगा। राहुल गांधी ने इस परिसीमन बिल को सपोर्ट करने वाले, समर्थन देने वालों को 21वीं सदी का एट्टापन कहा था। तमिल में एट्टापन का मतलब है गद्दार। सीएम
थलपति विजय ने परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा के लिए सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। दोस्तों, भले ही टीवीके की लोकसभा और राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं, चूंकि अभी नई नई पार्टी बनी है, अभी तो पहला ही चुनाव विधानसभा का लड़ा है, फिर भी राहुल के साथ परिसीमन के खिलाफ परिसीमन बिल को लेकर के दूसरी पार्टियों को लामबंद करने में लगे हुए हैं। और यहां पर जिस तरीके की छन छन कर खबरें निकल करके बाहर आई हैं, उसमें यह कहा गया कि दक्षिण भारत के सभी जो मुख्यमंत्री हैं, दक्षिण भारत की सभी पार्टियों के प्रमुख जो हैं, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग भी की है। और जब इस किस्म की खबरें आती हैं तो फिर इसमें चाहे वो एनडीए का मुख्यमंत्री हो या फिर इंडिया गठबंधन का हो या फिर कांग्रेस का हो, उसमें तो सभी शामिल हैं। यानी कि थलपति विजय पर्दे के पीछे से दक्षिण भारत की राजनीतिक हित को लेकर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में एक अलग ही दशा और दिशा में मीटिंग के जरिए इस ऑपरेशन डिलिमिटेशन को धराशायी करने में लगातार लगे हुए थे। दोस्तों, आपको बताएं कि तमिलनाडु, जहां पर 39 लोकसभा सांसद हैं, संसद में इसकी हिस्सेदारी करीब 7.2% के आसपास है। दोस्तों, अब जबकि डीएमके ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो मोदी शाह के मकड़ जाल में फंसने वाले नहीं है, भले ही वो कांग्रेस से दूर हैं। आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन से डीएमके के बाहर होने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक कयास लगाए जा रहे थे कि संसद में एनडीए को परिसीमन बिल पर डीएमके का साथ मिलेगा। एक समाचार पत्र में दावा किया गया था कि परिसीमन बिल के समर्थन के लिए डीएमके ने 3 शर्तें भी रख दी थी, और जिनमें 25 सालों तक लोकसभा के परिसीमन का आधार 2011 के जनगणना के बजाय 1971 की जनगणना हो, सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% की बढ़ोतरी की एक समान, और तीसरी शर्त यह बताई जा रही थी कि साहब राज्यवार एक सूची शामिल हो जिसमें यह दिखाया जाए कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के बाद हर राज्य में कितनी सीटें होंगी। अब दोस्तों, आप देखिए ना, दरबारी मीडिया लोगों को कैसे भ्रमित कर रहा था, सत्ता पक्ष का नैरेटिव चलाते हुए, फैलाते हुए कि डीएमके बिल को सपोर्ट करेगी। 7 अगस्त से पहले तक 6 अगस्त की रात तक यही था कि साहब भले ही ये संकेत आ रहे हो कि वो नहीं करेगी, लेकिन डीएमके ने मोदी और शाह से हामी भर दी है और उसको लेकर के संसद के भीतर अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। दरबारी मीडिया किसी भी आधार को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर रहा था कि साहब डीएमके मोदी सरकार के साथ में ऑपरेशन डिलिमिटेशन, ऑपरेशन परिसीमन के साथ खड़ी हो चुकी है। बाकायदा उसके लिए 3 शर्तें भी गढ़ दी थी कि डीएमके चाहती है कि जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या पर लगी रोक अगले 25 साल तक जारी रहे, 1971 की जनगणना के आधार तय हो, 2027 की जनगणना के बाद खत्म हो जाए, इसे 25 साल और बढ़ाया जाए। दूसरा कि नए बिल में सभी राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों में 50% की समान बढ़ोतरी हो। नया कानून पेश किए जाते समय तमाम संशोधित सीटों की लिस्ट भी प्रकाशित की जानी चाहिए। कानून में साफ साफ बताया जाए कि राज्य के कितनी सीटें, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यानी कि बिल में हर राज्य की सीटों की संख्या पहले से जारी की जाए। मगर दोस्तों, ये जो मकड़ जाल बुना जा रहा था दरबारी मीडिया के जरिए, एक एक करके टूट गया। अब खुद ही डीएमके ने खुलकर कह दिया, किसी हाल में मोदी शाह के साथ किसी भी बिल के साथ जा नहीं सकती। परिसीमन तो दक्षिण भारत के लिए एक साजिश है जिसे मोदी शाह ने रची है। दोस्तों, सरकार इस बात को अच्छे से जानती थी कि डीएमके सपोर्ट करने वाले नहीं, फिर भी उसने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जिसमें लोगों को लगे कि साहब डीएमके सपोर्ट कर सकती है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इसीलिए उसने नई रणनीति बनाई कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा नरम पड़ जाए तो दूसरे सहयोगी साथ आ सकते हैं, या वो कुछ न्यूट्रल सांसद, न्यूट्रल पार्टियां जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, उनको साथ लाने में आसानी होगी। इसीलिए दोस्तों, क्या जाल बुना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने। 2 दिन में लगातार 2 दिन अपने मंत्री को राहुल गांधी के पास भेजकर राहुल के सामने फरियाद रखवाई, मगर राहुल ने बैरंग लौटाया। मैंने आपको बताया था अपने शो में कि लगातार 2 दिनों में किस तरीके से बार बार किरण रिजिजू राहुल गांधी के पास बंद कमरे में मिलने के लिए गए, और इसके बाद रिजिजू ने खुद आकर कहा था बाहर कि मेरी राहुल गांधी के साथ सार्थक बातचीत हुई है, हमने उनको एक विशेष मुद्दे पर अनुरोध किया है, अन्य विषय पर चर्चा की है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार संवाद बना रहे, समन्वय के साथ काम हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें राष्ट्रहित में मिलकर के काम करना चाहिए। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जब राहुल गांधी ने बैरंग लौटाया
तो दूसरी तरफ खुल करके कैसे अभिजीत डीपीके ने जिस तेवर को सरकार को घेरने के लिए देश में जेनजी को और उत्साहित किया था, उसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया। अभिजीत डीपीके ने इस बीच में सरकार की मुश्किलें यह कहकर और बढ़ा दी कि अब दूसरे मुद्दों पर भी सरकार और उसके सहयोगियों पर नकेल टाइट कसेंगे। इससे बीजेपी के सहयोगी बैकफुट पर जाने के लिए सोचने लगे। अब कहा जा रहा है कि नायडू भी अपने प्रदेश और दक्षिण भारत की राजनीतिक जमीन को देखते हुए अंदर खाने वो भी सरकार की इस बिल के समर्थन में खुद को तैयार नहीं कर पा रहे। भले ही उन्होंने कुछ बयान ऐसे जरूर दिए कि साहब सरकार तो अगले सेशन यानी कि इसी मानसून सत्र में लेकर के आएगी, हम तो सरकार के साथ में, लेकिन अंदर की राजनीति, अपने राज्य की राजनीति और बाहर क्या कुछ मीडिया में कहा जाता है, बहुत फर्क होता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात तो तय है कि राजनेता, राजनीतिक पार्टियां, उनकी राजनीतिक जमीन जिस जगह पर है, जिस राज्य में है, वहीं से उनकी राजनीति है। अगर वहां वो कुछ नहीं तो फिर भले ही वक्ती तौर के लिए केंद्र में मंत्री क्यों ना बने हो, उनकी सारी राजनीतिक जमीन सिमटेगी नहीं, धराशायी हो जाएगी। और इस बात को अच्छे से जानती हैं पार्टियां और अच्छे से जानते हैं कौन? नायडू भी। इधर अभिजीत डीपीके ने ऐलान कर दिया कि लोगों के मन से अब डर खत्म हो गया, अब लोग सड़कों पर उतरेंगे। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अब शिक्षा के मुद्दे को लेकर के नहीं, बल्कि इसके साथ में दूसरे कुछ और ऐसे मुद्दों को अपने साथ लेकर के चलेंगे ताकि सरकार सिर्फ ये ना समझे कि तो छात्र थे, जेनजी थे, इनके शिक्षा के मुद्दे को हमने निपटा दिया और दूसरे मुद्दों पर मनमानी करते रहे। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी विकसित भारत के लिए बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि के अनुसार काम करेगी। हमारी विचारधारा वही है जो भारत के संविधान की है। इसीलिए अब सिर्फ शिक्षा पर बात नहीं होगी, अब तो बात उन संवैधानिक संस्थाओं की होगी जो अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए लोक सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं। अब बात रोजगार पर भी होगी, बेरोजगारी पर भी होगी और संसद में क्या कुछ किया जा रहा है, सरकारें किस तौर पर, पार्टियां किस तौर पर शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सत्ता में बने रहने के लिए रणनीति बना रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। अभिजीत डीपीके ने मोदी शाह को और उनके सहयोगियों को ललकारते हुए कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन छात्रों के साथ ही बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भी शामिल होने पहुंचे थे। भारत की आबादी में 60% लोग 35 साल से कम के हैं। जंतर मंतर पर आयोजित किए गए विरोध प्रदर्शन में ऐसे लोग शामिल थे। देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, देशव्यापी मुद्दा हम बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए काम करेंगे, शिक्षा मुनाफा कमाने का कारोबार बंद कराएंगे। हम बदलाव चाहते हैं जिस बदलाव का प्रभाव भारत की राजनीति के साथ साथ भारत की दशा और दिशा पर हो। और दोस्तों खास तौर पर बीते 12 वर्षों में भारत की दशा और दिशा किस तौर पर, किस अंदाज में दिख रही है, उससे मैं उन इडियट के अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा, लेकिन देश का करीब करीब 65% हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक परेशान है। तो फिर आगे क्या, इंतजार कीजिए। मगर एक बात तो तय हो गई कि मोदी और शाह का ऑपरेशन डिलिमिटेशन, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।